हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसोल फेयर। सो एज यू ऑल नो, हम लोगों ने अपने डोमेन वाइज डेटा एनालिटिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग हर एक डोमेन का डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो उसका पार्ट वन ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, एंड जिन्होंने नहीं देखा है आई विल रिकमेंड कि पहले आप लोग पार्ट वन को कवर कर लो, क्योंकि उसमें मैंने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिया है एंड ऑल्सो मैंने डेटा सेट का एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरह का डेटा है और क्या कॉलम्स हैं एंड क्या क्या वैल्यूज़ है उसके अंदर। ऑल्सो मैंने उस पार्ट में डेटा को लोड कराया था। तो आई विल रिकमेंड कि पहले आप लोग वो वाला पार्ट देख लो एंड मूविंग ऑन। इस वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली अपना डेटा जो भी है हमारे पास उसमें इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे, मीन उसके बाद हम लोग डेटा को क्लीन भी करेंगे इसी सेम पार्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हम लोग मूव करते हैं पाईचार्म पे, बेसिकली अपना जो कोड एडिटर है। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में ही लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके डेटा सेट को भी लोड कर लिया था। सो ऑल राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में डेटा पर इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे एंड ऑल डेटा क्लीनिंग करेंगे। सो अब सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे डेटा में। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्पेक्ट डेटा। ऑल राइट, तो अब इंस्पेक्शन परफॉर्म करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, डेटा इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्या है। तो देखो, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने डेटा सेट के बारे में पता कर रहे हो, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो किस तरह का डेटा है, क्या लाइक क्या प्रॉब्लम्स हैं डेटा सेट में, क्या इश्यूज हैं जिसको हैंडल करना रहेगा वाइल वाइल डेटा क्लीनिंग। मतलब डेटा क्लीनिंग के समय हम लोग क्या क्या प्रोसेस करेंगे, तो क्या प्रोसेस डेटा क्लीनिंग में करना है, किस तरह का डेटा है और क्या क्या चेंजेस हमें परफॉर्म करने हैं, क्या क्लीन करना है, ये सारा हमें डेटा को इंस्पेक्ट करके ही पता चलता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इंस्पेक्ट द डेटा वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंस्पेक्ट द डेटा में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो फंक्शंस का यूज करेंगे। एक फंक्शन होगा हमारा हेड, df डॉट हेड। df डॉट हेड क्या करेगा, सो बेसिकली df डॉट हेड के अंदर अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं पास करी है तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की 5 रोज हमको डिस्प्ले कर देगा कि मेरा जो डेटा सेट है उसमें स्टार्टिंग की 5 रोज में क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास कॉलम्स के नेम आ गए एंड रो नंबर 0 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं फॉर ईच एंड एवरी कॉलम। तो यहाँ पर हमको स्टार्टिंग की 5 रोज से बेसिकली पता चल जाता है कि किस तरह का हमारे पास डेटा है और डेटा में जो कॉलम्स हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यू है, किस तरह की वैल्यू है। सो अगर मुझे ये चेक करना है तो हेड मैं यूज कर सकता हूँ। ऑल्सो इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग की 5 रोज अगर देखनी थी तो मैंने यहाँ पे देखा विद द हेल्प ऑफ हेड फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे पांडास के अंदर आपका एक टेल फंक्शन भी होता है जो बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट की 5 रोज डिस्प्ले करा देता है। तो लेट्स से मैं इसको रन करूं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे लास्ट की 5 रोज आ गई हैं फॉर ईच एंड एवरी कॉलम, लाइक 55,495 इंडेक्स से स्टार्ट करके 55,499 तक की सारी रोज यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने लास्ट में देख लिया कि लास्ट की 5 रोज में कैसा डेटा है, किस तरह का डेटा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्विकली समझ जाते हैं कि हमारा डेटा जो है एक्चुअली में कैसा है और प्रॉपरली लोड हुआ है कि नहीं। अब इसके बाद ये दो चीजें हम लोगों ने परफॉर्म कर ली हैं, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो अभी यहाँ पर हम लोग पांडास का एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है पांडास के अंदर, दैट इज शेप। तो यहाँ पर हम लोग df डॉट शेप का यूज करेंगे। शेप से क्या होता है, यहाँ पर शेप जो है वो हमको बता देती है कि मेरा जो डेटा सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास मेरे डेटा सेट में नंबर ऑफ रोज 55,500 है, कॉमा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो आ गए, दैट इज 15। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो डेटा सेट है उसमें 55,500 रोज का रिकॉर्ड है एंड 15 कॉलम्स है। तो df डॉट शेप भी हेल्पफुल होता है जब आपको अपने डेटा सेट का साइज पता करना होता है। फॉर गेटिंग द साइज ऑफ द डेटा वी यूज df डॉट शेप, बेसिकली शेप प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बेसिकली एक और प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, सो df डॉट कॉलम्स। df डॉट कॉलम्स क्या करेगा, तो df डॉट कॉलम से मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे डेटा सेट में कॉलम्स होंगे उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो मैंने रन किया, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी मतलब 15 कॉलम्स थे मेरे डेटा सेट में, वो सारे कॉलम्स की लिस्ट आ गई, जैसे नेम, एज, जेंडर, ब्लड टाइप, मेडिकल कंडीशन, डेट ऑफ एडमिशन, डॉक्टर, हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें किस किस तरह की हमें वैल्यूज मिलती हैं, एक्चुअली में कौन कौन से कॉलम है, मतलब किस तरह का डेटा है हमारे पास, क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स यहाँ पे मतलब यहाँ पर डेटा सेट में एक ये भी इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉलम्स चेक कर लें कि कितने कॉलम्स हैं। ऑल राइट, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज df डॉट डी टाइप्स। अब डी टाइप्स क्या करेगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझको सारे ही कॉलम्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप बता देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रहा है, एज का अगर आप देखो तो इंटीजर आ रहा है, जेंडर का स्ट्रिंग आ रहा है, ब्लड टाइप स्ट्रिंग है, मेडिकल कंडीशन स्ट्रिंग है एंड ऑल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो
यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो कॉलम्स है वो स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, दैट इज की डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ पे जो डेट ऑफ एडमिशन है वो भी यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, मतलब उसका भी टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें पांडास के डेट टाइम वाले कॉलम में अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो हमें वो जो डेट टाइम वाला कॉलम है उसकी जितनी भी वैल्यूज है उन्हें कन्वर्ट करना होता है डेट टाइम में। लेकिन अभी यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ रहा है, तो ये हम लोगों को लाइक ध्यान रखना होगा कि हम लोग क्या करें जब डेटा क्लीनिंग हम लोग करें, तो वहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, और आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखो तो यस डिस्चार्ज डेट भी जो है वो स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि एट द टाइम ऑफ डेटा क्लीनिंग ये डिस्चार्ज डेट नाम का कॉलम, और यहाँ पर अगर आप देखो डेट ऑफ एडमिशन नाम का कॉलम जो स्ट्रिंग में है, इसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करते हैं डेट टाइम में पांडास के, सो दैट कि आगे ऑपरेशन करने में अगर हमें इन कॉलम्स में कोई ऑपरेशन करना हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना है। ऑल राइट, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो डेटा में जब हम लोग इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है कि हम लोग देख लें कि क्या कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है हमारे डेटा सेट में, बिकॉज ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई रो या कोई कॉलम की ऐसी वैल्यू हो जिसमें आपको मिसिंग वैल्यू, मतलब वहाँ पे कोई भी डेटा ना हो। तो चलिए सबसे पहले ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ df डॉट इज नल। इज नल फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर हमको बता देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग है, कौन कौन सी मिसिंग नहीं है। तो अभी अगर मैं रन करूंगा ना यहाँ पे डायरेक्टली, तो पता है क्या होगा, मेरा पूरा डेटा सेट लोड हो जाएगा और हर एक वैल्यू में ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में डेटा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रन किया, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स और हर एक रो आई है जिसमें यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू के फॉर्म में डेटा है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा फॉल्स है। फॉल्स मतलब कि जहां पर नल वैल्यू नहीं है, तो जिस जगह पे या जिस भी पर्टिकुलर सेल में जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू में कोई भी नल वैल्यू नहीं होती है, तो वहां पर ये फॉल्स दे देता है। अगर कहीं पे नल वैल्यू होती है तो इज नल जो होता है वो कंपैरिजन करने के बाद वहां पे ट्रू दे देता है। तो सिंपल है, इज नल क्या करता है, जहां पर आपकी वैल्यू जो है नल होगी वहां की पर्टिकुलर सेल में आपको ट्रू दिखा देगा, अदरवाइज वो फॉल्स डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा, हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा डीएफ डॉट इज नल, जो भी मेरे डेटा सेट में डन है क्या करो डॉट सम कर दो, मतलब सम एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कर दिया। इससे क्या होगा, जितनी भी मेरे पास डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज होंगी वो मुझे पता चल जाएंगी। तो लेट से मैं रन करता हूँ। ऑल राइट, तो अब आप देखो तो हर एक कॉलम में यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कितनी मिसिंग वैल्यू है। तो नेम में जीरो है, एज में जीरो है, जेंडर में जीरो है। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट तक अगर हम लोग चेक करें, ऑल राइट, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं मतलब किसी में भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हर एक कॉलम के लिए जीरो जीरो आ रहा है, बिकॉज कोई भी नल वैल्यू हमारे डेटा सेट में नहीं है। दैट्स द ग्रेट थिंग कि हमारे डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन है, अभी हम लोग बहुत सी चीजें ऐसी चेक करेंगे जो हम लोगों को डेटा क्लीनिंग के टाइम पे हैंडल करनी पड़ सकती हैं। तो ठीक है, मिसिंग वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वरना इनको भी हैंडल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ फिल एंड ऑल। बट अब हम लोग इंस्पेक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब नेक्स्ट इंस्पेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब हमको चेक करना होगा क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो लाइक रोज एंड ऑल है, वो उसमें कोई रोज मतलब जो डेटा सेट है उसमें कोई रो पर्टिकुलर डुप्लीकेट हो या कोई डुप्लीकेट डेटा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड फंक्शन का। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा सम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा कि डुप्लीकेटेड रोज कौन कौन सी है और उनको सम करके मुझे बता देगा कि मेरे पर्टिकुलर डेटा सेट में कितनी रोज डुप्लीकेट हैं। रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, 534, मतलब जो मेरा पूरा डेटा सेट है 55,500 रोज वाला, उसमें से 534 रोज जो है वो डुप्लीकेट हैं। तो एट द टाइम ऑफ डेटा क्लीनिंग मुझे इन रोज को मतलब रिमूव भी करना रहेगा जो डुप्लीकेट रिमूव लाइक डुप्लीकेट रोज हैं। तो अब डेटा इंस्पेक्शन का मतलब ही यही होता है बेसिकली कि हम लोग जब डेटा पे इंस्पेक्शन करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि किस तरह का डेटा है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सही करनी रहेंगे एट द टाइम ऑफ डेटा क्लीनिंग। तो ये भी एक यहाँ पे पैरामीटर है लाइक डुप्लीकेट रोज जो हमें हैंडल करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हमें अपने डेटा सेट की स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए। स्टैटिस्टिकल समरी का मतलब कि अगर मुझे चाहिए कि जितने भी मेरे कॉलम्स हैं न्यूमेरिक वाले, उनका मुझे कुछ स्टैटिस्टिकल नॉलेज हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब मेथड यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डीएफ डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब बेसिकली एक फंक्शन है पांडास के अंदर जो क्या करेगा, आपको बता देगा कि कौन कौन से न्यूमेरिक कॉलम्स में क्या स्टैटिस्टिकल समरी है। तो लेट्स से मैं रन करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखो तो मेरे जो मतलब लाइक जो मेरा डेटा सेट है उसमें तीन ही कॉलम न्यूमेरिक हैं, लाइक एज नाम के कॉलम, बिलिंग अमाउंट नाम का कॉलम और रूम नंबर। इसमें हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो इन्हीं तीन कॉलम्स के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब ने क्या किया, मुझे स्टैटिस्टिकल समरी दे दी है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल समरी को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ये स्टैटिस्टिकल समरी जो है किस चीज़ की मिल रही है, मुझे काउंट पता चल जाएगा कि हर एक कॉलम में जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो कितनी है।
मीन पता चल जाएगा कि उन सारी वैल्यूज का मीन क्या है पर्टिकुलर कॉलम में, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा, मिनिमम वैल्यू कौन सी है उस पर्टिकुलर न्यूमेरिक कॉलम में ये मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल कौन सी वैल्यूज हैं वो मुझे पता चल जाएगा, और मैक्स भी पता चल जाएगा। तो ये काफी यूजफुल होता है डिस्क्राइब मेथड, जिसके थ्रू हम लोगों को स्टैटिस्टिकल समरी मिल जाती है अपने डेटा सेट की। सो लेट मी राइट हियर स्टैटिस्टिकल समरी। ऑलराइट, हमें डिस्क्राइब क्या दे देता है, स्टैटिस्टिकल समरी दे देता है ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स। तो बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिक कॉलम्स का ही देता है, बट अगर हमें सारे कॉलम्स को इंक्लूड करना होता है तो हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर इंक्लूड इक्वल टू ऑल भी पास कर सकते हैं, बट अभी मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टैटिस्टिकल समरी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स की देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एज नाम के कॉलम में काउंट क्या आ रहा है, 55,500, बिलिंग अमाउंट में भी 55,500 और रूम नंबर में भी 55,500। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे ये पर्टिकुलर तीन कॉलम है इनमें जो वैल्यूज हैं वो 55,500 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मीन क्या आ रहा है, तो एज में मीन है 51.53। अब इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, उनकी मीन एज 51.53 होती है समथिंग। ठीक है, 51, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली 52 कह सकते हो क्योंकि मीन एज 52 होती है। इसके बाद बिलिंग अमाउंट में अगर आप देखो तो मीन क्या आ रहा है, 25,539 पॉइंट समथिंग। मतलब कि जो भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको मतलब क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं या कैसा उनका बिलिंग अमाउंट क्या बनता है, तो अप्रॉक्स उनका ऑन दी एवरेज 25,539 पॉइंट समथिंग बिलिंग अमाउंट बनता है हर एक पेशेंट का। उसके बाद रूम नंबर, अब देखो रूम नंबर तो यहाँ पे न्यूमेरिक कॉलम था तो उसके लिए भी इतना मतलब स्टैटिस्टिकल समरी आ गई, लेकिन ये नीडेड नहीं है। बट यहाँ पर ये आ गई है कि अगर हम देखें तो मीन क्या है 301.13, बट इसका हमें मतलब नीड नहीं है रूम। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो मिन मिन मतलब एज की अगर हम मिन की बात करें तो 13 एक मिनिमम एज है, मतलब एक ऐसा कोई पेशेंट होगा जिसकी मिनिमम मतलब जिसकी एज 13 होगी, और वो पर्टिकुलर पेशेंट सबसे यंगर होगा जो एडमिट हुआ होगा किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। तो मतलब 13 एज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब मिनिमम एज 13 होती है जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं। इसके बाद बिलिंग अमाउंट में मिनिमम वैल्यू अगर आप देखो तो -2008 आ रही है। मींस यहाँ पर अब हमको देखने मतलब ध्यान देना होगा कि जो बिलिंग अमाउंट है उसकी मिनिमम वैल्यू निगेटिव आ रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो भी बिलिंग अमाउंट हो उसमें मिनिमम वैल्यू निगेटिव हो? नहीं, मतलब बिलिंग अमाउंट तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो अब इसको हम लोगों को हैंडल करना होगा अपनी डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट में। ठीक है, ये एक चीज़ है मिल गई यहाँ से इंस्पेक्ट करने पर कि हमको मिनिमम मतलब जो मिनिमम वैल्यू है बिलिंग अमाउंट की उसको हैंडल करना है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी हैं, मतलब बिलिंग अमाउंट वाले कॉलम में निगेटिव वैल्यूज भी हैं कुछ, तो उसको हमें हैंडल करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ परसेंटाइल्स हैं, जैसे 25 परसेंटाइल, मतलब 35 एक ऐसी एज है जो 25 परसेंटाइल है, मतलब 25% लोग 35 एज के एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में। फिर 50% लोग 52 वाले एज के एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, एंड 75% लोग 68 वाली एज के एडमिट होते हैं। उसके बाद बिलिंग अमाउंट की अगर बात करें तो 25% लोगों का जो बिलिंग अमाउंट आता है वो होता है 13,241 रुपीज समथिंग। उसके बाद 50% लोगों का आता है 25,538 समथिंग। 75% लोगों का बिलिंग अमाउंट 37,820 आता है। उसके बाद मैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एज कॉलम में मैक्स लिखा है 89, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम एज के पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी एज 89 होती है बेसिकली। एंड अगर हम बात करें बिलिंग अमाउंट में, मैक्स की वैल्यू क्या है, 52,764.27 समथिंग। मतलब मैक्सिमम अमाउंट बिलिंग अमाउंट जो किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स को पे करना पड़ता है वो होता है 52,764 समथिंग। सो इस तरह से यहाँ पर स्टैटिस्टिकल समरी हमको मिल गई न्यूमेरिक कॉलम्स की, जो काफ़ी यूजफुल होती है। एंड यहाँ पे एक नई चीज़ हमें मिली, या एक चीज़ ऐसी मिली जो हमें हैंडल करनी होगी डेटा क्लीनिंग में, दैट इज बिलिंग अमाउंट। बिलिंग अमाउंट की मिनिमम वैल्यू माइनस में आ रही है, दैट मीन्स कि बिलिंग अमाउंट वाले कॉलम में कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव वैल्यूज भी हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें हैंडल करेंगे। ऑल राइट, तो ये हमारा पूरा इंस्पेक्शन वाला पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब मेथड के थ्रू स्टैटिस्टिकल समरी निकाल ली। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज देखी तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज 534 आ रही थी, तो यहाँ पर हमें हैंडल करना रहेगा डुप्लीकेट वैल्यूज को। मतलब डुप्लीकेट रोज यहाँ पे 534 है, मतलब उन्हें भी हैंडल करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू तो नहीं है कोई भी, इससे हमें पता चल गया क्योंकि हर एक कॉलम में जीरो आ रहा है मिसिंग वैल्यू का काउंट। तो यहाँ पर मतलब किसी भी कॉलम में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि डेट ऑफ एडमिशन और डिस्चार्ज डेट जो बेसिकली है वो स्ट्रिंग टाइप की है, लेकिन अभी इनको हमें कन्वर्ट करना रहेगा डेट टाइम वाले, मतलब पांडास के डेट टाइम में, सो दैट कि इसमें डेट टाइम वाले जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो सके।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलम से हमें सारे नेम्स मिल गए कॉलम के, मतलब हर एक कॉलम का नाम पता चल गया कि कौन कौन से कॉलम है। शेप से मुझे पता चल गया कि बेसिकली साइज क्या है हमारे डेटा सेट का। तो 55,500 रोज एंड 15 कॉलम्स हैं। एंड डी एफ डॉट हेड और टेल यहाँ पे यूज़ कर लिया था, सो दैट कि हमें स्टार्टिंग के डेटा का पता चल जाए और लास्ट में डेटा में कैसी वैल्यूज हैं ये पता चल जाए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हमको एक चीज़ तो आइडेंटिफाई हो गई, मतलब एक चीज़ यहाँ पे भी मिल गई कि नेम वाले कॉलम में बेसिकली किसी भी केस में यहाँ पे लेटर्स हैं, करेक्टर्स हैं नेम्स के। तो ये हमें हैंडल करना रहेगा। जैसे रो नंबर 3 में अगर आप देखो एंड्रयू वॉट्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो इसको हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा बेसिकली। मिक्स फॉर्म में यहाँ पे लोअर केस अपर केस है, तो इनको हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा। ऑल्सो यहाँ पे लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस भी हो सकती हैं, तो इसे भी हम लोग हैंडल करेंगे एट द टाइम ऑफ डेटा क्लीनिंग। तो डेटा इंस्पेक्शन वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंड हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसको हमें डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट में क्लीन करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अब हम लोग डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा क्लीनिंग। ऑल राइट। तो अब हम लोग डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट को देखते हैं। तो हम लोगों को पता तो चल ही गया है कि हमारे डेटा में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, नेगेटिव बिलिंग अमाउंट्स हैं और डेट कॉलम्स हैं जो डेट टाइम फॉर्मेट में नहीं है। तो इन सबको हम लोग चलिए फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को ही फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट्स। तो बेसिकली पांडास के अंदर एक ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट्स फंक्शन होता है, जो क्या करता है आपके डेटा फ्रेम में जितनी भी डुप्लीकेट रोज होती हैं उनको ड्रॉप कर देता है, मतलब उनको रिमूव कर देता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डी एफ डॉट ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट्स, मतलब मेरे डेटा फ्रेम से ड्रॉप कर दो जो भी डुप्लीकेट रोज हैं, वैल्यूज हैं। और वापस से मैं क्या करूंगा, डी एफ को ही अपडेट कर दूंगा, मतलब मेरा डेटा फ्रेम अपडेट हो जाएगा जब उससे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। सो लेट्स से यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने रन कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा फ्रेम से मेरे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई होंगी। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी एफ डॉट डुप्लीकेट्स, सॉरी डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा डॉट सम। जैसे पहले अगर इंस्पेक्शन के समय अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने क्या किया था, मैंने चेक किया था ना डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, वहां पे मुझे पता चला था कि 534 रोज ऐसी हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे मैं अगेन यूज करूंगा, मतलब मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज को ड्रॉप तो कर ही दिया है, लेकिन अब फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डेटा फ्रेम है उसकी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हुई कि नहीं। तो अब अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वाले मतलब डुप्लीकेटेड डॉट सम को अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ जीरो आना चाहिए। तो लेट से रन किया, ऑल राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि अब मेरे डेटा फ्रेम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सक्सेसफुली जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रिमूविंग डुप्लीकेट रोज, या फिर आप कह सकते हो रिकॉर्ड्स, जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी ये आ नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज हम लोगों ने कर ली है, दैट इज कि रिमूविंग डुप्लीकेट रोज एंड रिकॉर्ड्स, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैंने चेक किया कि डुप्लीकेट रोज तो नहीं है, तो यहाँ पे उनका सम जीरो आ रहा है, मीन्स अब सारी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। इसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने हेड और टेल यूज किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नेम वाला कॉलम है इसमें जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, जो पेशेंट के नेम्स हैं, वो स्टैंडर्डाइज केस में नहीं है, मतलब ऐसे ही मिक्स लेटर्स में अपर केस लोअर केस मिक्स हो रखा है। तो इसको हमें बेसिकली क्लीन करना रहेगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लीन क्लीनिंग नेम्स, क्लीनिंग नेम कॉलम्स लिख देता हूँ बेसिकली मैं। तो सेकंड पार्ट हम लोगों का डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट में क्या है, क्लीनिंग नेम कॉलम्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी एफ नेम, जो भी नेम कॉलम है इक्वल टू डी एफ, एंड अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। अब मुझे क्या करना होगा, तो मैंने कहा डॉट एस टी आर। अब एस टी आर क्या होता है, तो ये स्ट्रिंग का एक्सेसर होता है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करना है पांडास के किसी भी कॉलम में, तो मैं क्या करूंगा, एस टी आर का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज कर दूंगा स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, तो स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली जितने भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं किसी भी नेम में या किसी भी स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में, उनको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा सेट है उसमें जितने भी लीडिंग एंड ट्रेलिंग, अगर कोई कॉलम में पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी उसमें लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेस होंगे किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के नेम के आगे या पीछे कोई भी अगर स्पेस होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डॉट एस टी आर डॉट टाइटल भी यूज कर दूंगा। तो टाइटल फंक्शन क्या करेगा, जितने भी नेम्स हैं सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज टाइटल। और वापस से मैंने कहा डीएफ नेम में इसको अपडेट कर दो। तो डीएफ नेम मतलब
डेटा फ्रेम के अंदर जो नेम कॉलम है वो अपडेट हो जाएगा, जिसमें ये सारे चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे। तो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, रन कर दिया। अब अगर मुझे क्रॉस चेक करना है कि ये चेंजेस परफॉर्म हुए कि नहीं, तो अगेन मैं यहाँ का क्या कर सकता हूँ, डीएफ डॉट हेड यूज कर सकता हूँ। तो डीएफ डॉट हेड अगर मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखाऊं, तो अब अगर आप देखो तो जैसे कि पहले मैंने दिखाया था कि इंडेक्स 3 में एंट्री ऑफ वर्ड्स एक अलग ही केस में आ रहा था, मिक्स केस में, लेकिन अब सही हो गया है। ऐसे ही और भी वैल्यूज थी जो पहले लाइक मिक्स केसेस में थी, लेकिन अब सारी वैल्यूज पेशेंट के नेम्स जितने भी हैं सब स्टैंडर्डाइज हो गए और टाइटल केस में कन्वर्ट हो गए। ऑल्सो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिप यूज कर लिया था, तो अगर कोई लीडिंग या ट्रेनिंग स्पेस हुई होगी एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री, तो वो भी हम लोगों ने हैंडल कर ली है। सो दिस इज हाउ वी हैव क्लीन द नेम कॉलम। इसी तरह से हम लोग कॉलम्स को क्लीन करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम को हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है, तो इसी तरह स्ट्रिंग के कॉलम्स को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। सो अब इसके बाद यहाँ पर एक मेन चीज जो हम लोगों ने नोटिस करी थी, दैट वाज कि जो भी हमारा पर्टिकुलर डेटा सेट है, उसमें बिलिंग अमाउंट में जो बिलिंग अमाउंट कॉलम है, उसमें कुछ वैल्यूज निगेटिव में भी हैं, जो हम लोगों को डिस्क्राइब में पता चली थी। लाइक डिस्क्राइब का जो मिनिमम वैल्यू थी वो निगेटिव आ रही थी। दैट मीन्स कि बिलिंग अमाउंट वाला जो कॉलम है हमारे डेटा सेट में, उसमें कुछ वैल्यूज निगेटिव की हैं। तो वो भी हम लोगों को क्या करना होगा, एक तरह से हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ, ये तो कोड सेल है, मैं एक मार्कडाउन सेल बनाता हूँ यहाँ पे। सो ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में बेसिकली हम लोग फिक्स कर रहे हैं निगेटिव बिलिंग अमाउंट्स, जो भी निगेटिव बिलिंग अमाउंट है उनको हम लोग फिक्स कर रहे हैं थर्ड थर्ड पार्ट में। उसके बाद ऑलराइट, तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे या कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले अप्रोच बता देता हूँ कि बेसिकली हम लोग करेंगे क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिल्टरिंग का यूज करेंगे, एंड फिल्टरिंग का मतलब फिल्टरिंग के लिए भी लॉग का यूज करेंगे। लॉग के अंदर हम लोग कंडीशन देंगे कि जहाँ पे बिलिंग अमाउंट लेस देन जीरो है, तो वहां पर क्या करो, बिलिंग अमाउंट को अपडेट कर दो और वहां पे उसका मीन स्टोर कर देंगे बेसिकली। तो इससे क्या होगा कि जहां पर भी निगेटिव वैल्यू होगी, तो वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, उसका मीन स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहूंगा df डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम लोग को कंडीशन देनी होती है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं बिलिंग अमाउंट वाले कॉलम को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे बिलिंग अमाउंट। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जब हम लोग कॉलम लिख रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक लिखते समय हो सकता है कोई स्पेस ज्यादा आ जाए, या कोई भी केस गलत कर दें हम लोग, मतलब अपर या लोअर केस में कोई भी करेक्टर लिख दें, तो फिर वहां पे हमारा जो डेटा है उसमें चेंजेस नहीं होंगे, या फिर जो डेटा है वो परफॉर्म नहीं होगा, जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेटा सेट में वो चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक गुड अप्रोच होती है कि यहाँ पर जब कॉलम्स हम लोगों ने यूज किया था, तो यहीं पे सारे कॉलम्स के नेम आ गए थे। तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर इस कॉलम के नेम को मैं कॉपी कर लूँ। तो जैसे बिलिंग अमाउंट वाला कॉलम एक्सेस करना है मुझे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर लेट से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इससे हम लोगों के एंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यूरिंग टाइपिंग। ठीक है, अब डीएफ डॉट लॉग डीएफ बिलिंग अमाउंट लेस देन जीरो, जहां पर भी बिलिंग अमाउंट लेस देन जीरो है, तो मैंने कहा कॉमा, वहां पर क्या करो, तो अगेन मुझे एक्सेस करना रहेगा। तो मैंने कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया। मैंने कहा बिलिंग अमाउंट को अपडेट कर दो। अपडेट करके करेंगे क्या, तो मैं कह देता हूँ डीएफ, अगेन बिलिंग अमाउंट को यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने कहा डीएफ बिलिंग अमाउंट इक्वल टू, या फिर डॉट मीन, सॉरी डॉट मीन यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने एक तरह से यहाँ पे क्या क्या है, इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा डीएफ डॉट लॉग, लॉग लगाया मतलब फिल्टरिंग करी। मैंने एक कंडीशन दी कि जहां पर भी बिलिंग अमाउंट लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो मतलब जहां पर भी निगेटिव हो वैल्यू बिलिंग अमाउंट वाले कॉलम में, तो क्या करो, बिलिंग अमाउंट में मीन स्टोर कर दो। डीएफ बिलिंग अमाउंट डॉट मीन लिखा है, तो इतने पार्ट से क्या होगा, ये हम बिलिंग अमाउंट में बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करते हैं डॉट मीन का यूज करके। तो जहां जहां पर हमारे डेटा फ्रेम में बिलिंग अमाउंट लेस देन जीरो होगा, वहां पे बिलिंग अमाउंट की जो वैल्यू है वहां पे हम मीन स्टोर कर देंगे। सो ठीक है, अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रन किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्रॉस चेक अगर करना है कि निगेटिव वैल्यूज हटी कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमको पता कैसे चला था कि बिलिंग अमाउंट में निगेटिव वैल्यूज हैं, वो पता चला था हम लोग को जब हम लोग ने डिस्क्राइब यूज किया था। उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का 2008। तो चलिए मैं फिर से डिस्क्राइब यूज कर देता हूँ टू क्रॉस चेक इट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या कहा, डीएफ डॉट डिस्क्राइब, रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बिलिंग अमाउंट में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 9.23। मतलब अब बिलिंग अमाउंट में जो मिनिमम वैल्यू है वो 9.23 आ रही है। और जहां पर भी निगेटिव वैल्यू होगी, वो बेसिकली किससे रिप्लेस हो गई, बिलिंग अमाउंट के मीन से। मतलब बिलिंग अमाउंट पे हमने मीन कैलकुलेट किया और वहां पर क्या कर दिया, मतलब बिलिंग अमाउंट से हमने लाइक जो भी बिलिंग अमाउंट में जहां पर भी निगेटिव वैल्यू होगी उसको हमने मीन से रिप्लेस कर दिया है।
ऑल राइट, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्या करना है, जो भी मेरा डेटा फ्रेम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, df डॉट हेड से पहले टॉप की 5 रोज को एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जो मेरा डेटा फ्रेम है इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैसे तो मल्टीपल कॉलम्स हैं, 15 कॉलम्स हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में एक कॉलम और चाहिए, दैट इज लेंथ ऑफ स्टे। मतलब मुझे ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कितने दिन बेसिकली उस हॉस्पिटल में रुका। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर मुझको क्या करना होगा, अपने एडमिशन वाली डेट को डिस्चार्ज डेट से माइनस करना होगा। तो जब हम डिस्चार्ज डेट और डेट ऑफ एडमिशन में डिफरेंस निकालेंगे और उसी को हम लेंथ ऑफ स्टे में अपडेट कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ स्टे हर एक पेशेंट के लिए निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जब हम लोगों ने यूज़ किया था डी टाइप्स का, तो वहाँ पर डेट, अगर आप देखो तो डेट टाइम वाले में नहीं आ रहा था, मतलब डिस्चार्ज डेट जो थी और डेट ऑफ एडमिशन जो थी वो स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है, डेट टाइम में नहीं आ रही। तो पहले हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा df, एंड अगेन मुझे यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, तो यहाँ से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो लेट्स से डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, मैं कॉलम से ही कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है मेरे पास, डेट ऑफ एडमिशन है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो डी डेट ऑफ एडमिशन को मुझे अपडेट करना है, बेसिकली इसको मुझे डेट टाइम में कन्वर्ट करना है पांडास के। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा पीडी डॉट टू डेट टाइम, डेट टाइम, एंड इसके अंदर अगेन मैं लिख दूंगा डेट ऑफ एडमिशन। मतलब पांडास का टू अंडरस्कोर डेट टाइम फंक्शन यूज करेंगे, एंड उसके अंदर मैंने पास कर दिया है डेट ऑफ एडमिशन वाले कॉलम को। तो हर एक वैल्यू जो है डेट ऑफ एडमिशन की वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, अभी स्ट्रिंग में है लेकिन डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, और वापस से जो डेट ऑफ एडमिशन वाला कॉलम है उसमें अपडेट हो जाएगी। तो हर एक वैल्यू के लिए यही होगा, हर एक वैल्यू डेट टाइम में कन्वर्ट होगी और डेट ऑफ एडमिशन में अपडेट हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रन कर सकता हूँ। ठीक है, रन कर दिया। अब कहीं ना कहीं डेट ऑफ एडमिशन जो है वो कन्वर्ट हो गई होगी। इसके साथ ही साथ मुझको बेसिकली जो हमारा डेट ऑफ मतलब डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज डेट उसको भी करना होगा। तो उसको करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे डिस्चार्ज डेट है, तो डिस्चार्ज डेट में यहाँ पे कॉलम को पहले एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ डिस्चार्ज डेट इक्वल टू पीडी डॉट टू डेट टाइम डीएफ डिस्चार्ज डेट। जो डीएस डिस्चार्ज डेट है वो भी स्ट्रिंग में थी, उनकी भी वैल्यूज हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग में थी, तो उसको भी मैं डेट टाइम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपकी जो डेट टाइम कॉलम है वो स्ट्रिंग में है तो पहले आप उनको कन्वर्ट कर लो डेट टाइम में, एंड तभी डेट टाइम से रिलेटेड कोई ऑपरेशन आप पांडास में परफॉर्म कर पाओगे। तो लेट्स से मैं इसको भी रन कर देता हूँ। ठीक है, रन कर दिया। ये दोनों ही डेट ऑफ एडमिशन और डिस्चार्ज डेट जो हमारे डेटा सेट में डेट वाले कॉलम्स थे या जिनकी वैल्यूज डेट या टाइम में आ रही थी उनको मैंने डेट टाइम में पांडास के कन्वर्ट कर दिया है, मतलब पांडास की डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो लेट्स से क्रॉस चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन मैं कह दूंगा डीएफ डॉट डी टाइप्स, रन किया। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे तो डेट ऑफ एडमिशन डेट टाइम में आ रहा है पांडास के, ऑल्सो डिस्चार्ज डेट भी डेट टाइम में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन और डिस्चार्ज डेट को कन्वर्ट कर लिया सक्सेसफुली पांडास के डेट टाइम में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं लेंथ ऑफ स्टे इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा डीएफ लेंथ एंड अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टे इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे डिस्चार्ज डेट से माइनस करना होगा डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डीएफ एंड डिस्चार्ज डेट माइनस, यहाँ पे अपने आप उसने गलत पिक कर लिया, तो डेट ऑफ एडमिशन आई थिंक कॉलम है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन है, तो डेट ऑफ एडमिशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ एडमिशन लिख दिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि मुझे डिस्चार्ज डेट में सिर्फ डेज के बिहाफ पर निकालना है, लेंथ ऑफ स्टे जो है वो डेज में आए। तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले सबसे पहले तो मैं इसको ब्रैकेट में करूंगा, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट डी टी डॉट डेज लगा दूंगा। ठीक है, तो डॉट डी टी डॉट डेज क्या करेगा, डी टी एक एक्सेसर होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमें हेल्प करता है अगर हमें कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है, लाइक डेट या टाइम। अगर डेट टाइम में जो वैल्यूज हैं उससे अगर डेट डे निकालना है तो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेट ऑल्सो अगर हमें मंथ निकालना है तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डॉट। तो यहाँ पर मैंने कहा डॉट डी टी डॉट डेज। अब डेज से क्या होगा, यहाँ पे डेज मेरे जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और लेंथ ऑफ स्टे में स्टोर हो जाएंगे। चलिए रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रन हो गया है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टे एक कॉलम बना कि नहीं बना उसको चेक करने के लिए अगेन मैं डी एफ डॉट हेड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम की फर्स्ट 5 रोज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट 5 रोज आ गई। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार।
ओके, सो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे नाम का एक कॉलम और ऐड हो गया डेटा फ्रेम में, एंड जिसमें यहाँ पे बेसिकली डेट ऑफ एडमिशन और डिस्चार्ज डेट के बीच में डिफरेंस इन डेज में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहली रो की बात करें जिसका पेशेंट का नेम बॉबी जैक्सन है, उनकी अगर लेंथ ऑफ स्टे बात करें तो यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो 2 डेज रुके होंगे हॉस्पिटल में। फिर अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड रो नंबर 1 लाइक लेस्ली टेरी की, सो वो बेसिकली 6 डेज रुके होंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे मतलब सारी रोज के रिकॉर्ड में बेसिकली डेट ऑफ एडमिशन और डिस्चार्ज डेट सब्ट्रैक्ट करके डेज के फॉर्म में डेटा आ रहा है। मीन्स लेंथ ऑफ स्टे कि कितने जो पर्टिकुलर पेशेंट्स हैं वो कितने दिन वहाँ पे रुके हुए हैं, मतलब पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है ओवरऑल, वो आ रहा है, ड्यूरेशन आ रहा है बेसिकली। सो अब चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी क्लीनिंग वाला पार्ट था एंड ऑल वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो ये देखिए बेसिकली फाइनल क्लीनिंग चेक होता है एक तरह का। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इवन। सो लेट मी क्रिएट मार्क डाउन सेल एंड लेट मी राइट हियर क्लीनिंग, और वी शुड राइट फाइनल क्लीनिंग बेसिकली, फाइनल क्लीनिंग चेक। ऑलराइट, तो ये मैंने लिख दिया फाइनल क्लीनिंग चेक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनल क्लीनिंग कर लेते हैं। सो देखिए, जब भी आप किसी डेटा सेट में इंस्पेक्शन करते हो एंड क्लीनिंग करते हो, उसके बाद लास्ट में अगर आपको चेक करना होता है तो हम लोग 2 से 3 चीज़ें चेक करते हैं लास्ट में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई मिसिंग वैल्यू अभी भी एग्जिस्ट कर रही हो डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा डी एफ डॉट इजनल डॉट सम, और अभी यहाँ पे अगर रन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हर एक कॉलम का नेम आ रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पर हर कॉलम में 0 0 आ रहा है, मीन्स कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डी एफ डॉट शेप का यूज़ कर लेंगे, बिकॉज जब हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ किया था तो वहाँ पर शेप जो है वो अलग आ रहा था। लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर शेप आ रहा है 54,966, बेसिकली रोज है एंड 16 कॉलम्स हैं। तो ये है हमारा डी एफ डॉट शेप। अगर मैं पहले आपको दिखाऊं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन जब हम लोगों ने डी एफ डॉट शेप का यूज़ किया था, तो वहाँ पर 55,500 रोज आ रही थी एंड 15 हमारे कॉलम्स थे। तो अभी रॉ डेटा तो हमारे पास 55,500 रोज का था, बट अभी यहाँ पर हमने जब क्लीनिंग कर ली है तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए एंड ऑल, तो यहाँ पर 54,966 रोज आ रही है एंड 16 कॉलम्स आ रहे हैं। पहले 15 थे, अब 16 हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ ऑफ स्टे एक नया कॉलम बना दिया डेटा फ्रेम के अंदर। सो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने आज के पार्ट में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंस्पेक्शन परफॉर्म किया। लेट मी शो यू ऑल। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले इंस्पेक्शन परफॉर्म किया जिसमें हम लोगों ने हेड और टेल जैसे पांडास के फंक्शन यूज़ करे, सो दैट हमें डेटा सेट की कैसी वैल्यूज़ हैं इनका आइडिया लग सके कि कौन सी वैल्यूज़ हैं कैसी वैल्यूज़ हैं। फिर शेप यूज़ करा, एक प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोगों ने यूज़ करी पांडास की जिसके थ्रू हमें साइज पता चल गया डेटा फ्रेम का। फिर कॉलम्स से हम लोगों को सारे कॉलम्स की लिस्ट मिल गई। फिर डी टाइप्स से हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि जितने भी कॉलम है सबका क्या डेटा टाइप है, वेदर इट इज़ स्ट्रिंग फ्लोट एंड ऑल। एंड फिर हम लोगों ने देख लिया कि कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो मिसिंग वैल्यूज़ तो कोई थी नहीं हमारे डेटा सेट में। उसके बाद डुप्लीकेट्स चेक कर लिए हम लोगों ने विद द मतलब एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन हम लोगों ने डुप्लीकेट्स भी चेक कर लिए। उसके बाद डिस्क्राइब मेथड का यूज़ करके जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे उनकी स्टैटिस्टिकल समरी भी हम लोगों ने देख ली। तो देखिए, आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि बेसिकली जब भी हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो इंस्पेक्शन बेसिकली इसीलिए किया जाता है सो दैट कि हमें डेटा सेट का नॉलेज हो। इवन आप जब इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके सामने कुछ लाइक ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपको डेटा क्लीनिंग के समय एक्चुअली में क्या परफॉर्म करना है। लाइक डेटा क्लीनिंग में आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब डिस्क्राइब यूज़ किया था तो यहाँ पे मिनिमम में निगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो अब ये पता तो हम लोगों को इंस्पेक्शन के समय पता पड़ा था, लेकिन हम लोगों को पता चल गया। तो ये सो हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली थी, मतलब इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम लोगों ने डेटा सेट सही कर लिया था। तो अब यहाँ पर अगर डेटा क्लीनिंग की बात करें तो डेटा क्लीनिंग में हम लोगों ने डुप्लीकेट रोज हटाई। फिर उसके बाद नेम नाम का जो पेशेंट नेम नाम का कॉलम था, मतलब जिसमें पेशेंट के नेम थे, तो नेम नाम के कॉलम को हमने स्टैंडर्डाइज किया। उसके बाद निगेटिव बिलिंग अमाउंट्स थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन की बिलिंग अमाउंट जो था उसमें निगेटिविटी भी थी, निगेटिव वैल्यूज़ भी थी, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे डेट ऑफ एडमिशन डिस्चार्ज डेट थे वो स्ट्रिंग में थे, तो उसको पहले डेट टाइम में कन्वर्ट किया पांडास के। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे कैलकुलेट कर ली। उसके बाद फाइनल क्लीनिंग चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इजनल मतलब चेक कर लिया कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं रह गई, और शेप भी देख लिया कि क्या शेप में चेंजेस आए। तो इस पार्ट में हम लोगों ने इंस्पेक्शन और डेटा क्लीन कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो 10 बिजनेस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 10 बिजनेस क्वेश्चंस हम लोग उस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे, मतलब उस उन 10 क्वेश्चंस का जब आप बिजनेस क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तो एट लास्ट आप सभी लोग एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके होगे, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। एंड ऑल्सो हम लोग थोड़ा बहुत पार्ट विजुअलाइजेशन के भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो आई वांट कि आप सभी लोग
पूरी सीरीज को फॉलो करो, सो दैट कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक का आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, एंड फिर आप लोग इस अच्छे से प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी प्लेस कर सको, एंड ऑल्सो इंटरव्यू के समय भी आप इसके बारे में बता सको। सो डोमेन वाइज डेटा एनालिटिक्स की सीरीज है, दैट मीन्स कि बहुत ही जल्द रिटेल, फिनेंस एंड बाकी के डोमेन जो है वो भी हम लोग कवर करेंगे। सो आप लोग अपने डोमेन के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग डेटा एनालिसिस वाला पार्ट और विजुअलाइजेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। डू कमेंट इन दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कंसोल फेयर चैनल।